विकसित भारत 2047 के तहत विकसित मेवाड़ 2025 समाज में के होने वाले कार्यक्रमों की भूमिका रूपरेखा बताने के लिए आप सबको बुलाया है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दाईं और ये हमारे इस कार्यक्रम को देखा है। एक विषय बहुत साधारण सा है, समझे तो, और बाकी बहुत गंभीर है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने रखी है, उसको लेकर के मार्ग का हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा और कुछ बीच में बात नहीं रखूँगा। मैं सीधा हमारे संरक्षक आदरणीय मनोहर जी रावत साहब से आग्रह करूँगा कि वो आज ये जो 8 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में हमारे को कुछ भूमिका रखें और बाकी आगे कार्यक्रम की जानकारी देंगे। आपको ये पुस्तक मिला है, पुस्तक में एक समाज के विषय इसमें रखे हुए हैं। तो मैं आग्रह करूँगा मनोहर जी साहब से विषय रखें। आप सभी को प्रणाम, सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के हम विकसित भारत 2047 एक सपना नहीं रहा। उसके राह में भी बहुत तेज़ी से सारी व्यवस्था आगे बढ़ी है। गवर्नेंस की बात करें तो पॉलिसी जो पैरालिसिस था उससे बाहर निकला है देश। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बड़े निर्णय हो रहे हैं। दिन रात सारी व्यवस्था बदल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहा करते हैं कि व्यवस्थाओं में पूरा परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लेकिन होगा कैसे? सबसे पहले रिफॉर्म होगा, उस पर परफॉर्म होगा और उसके बाद व्यवस्थाओं को ट्रांसफॉर्म करेंगे, पूरा उसको रूपांतरित करेंगे, बदलेंगे। जब ये बात आती है तो मेवाड़ के साथ थोड़ा जोड़ के देखते हैं तो एकदम ध्यान में आता है कि मेवाड़ जीवन मूल्यों को लेकर समृद्ध है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावत, ठीक जितने भी एक परंपरा रही उससे पहले भी यहाँ का जन्मा है। इस बात को लेकर है कि हाँ, हमारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, देश सबसे पहले होना चाहिए, आन बान शान बान क्यों है। तो हमारे जीवन मूल्य ये कहते हैं कि हमें उत्कृष्टता पर रहना है। जब उत्कृष्टता पर रहना है तो एक कथन ध्यान में आता है, ये जो मेवाड़ है, ये जो वागड़ है, ये जो भारत है, ये भारत केवल एक भूखंड नहीं है, यहाँ के लोगों से है, लोगों के जीवन मूल्यों से है। तो मेवाड़ की जो बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में विकसित भारत 2047 का एक हिस्सा, एक स्टेक होल्डर मेवाड़ भी है। मेवाड़ का जनमानस है, एक व्यक्ति है, उसके जीवन में भी रिफॉर्म होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए और व्यवस्था जो उसके अनुकूल है, जीवन को उत्कृष्टता की तरफ ले जाए, वो ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। वो होगा कैसे? जब हमारे पास सब कुछ है, विरासत बहुत समृद्ध है, इतिहास हमारे पास उज्ज्वल है, तो ये जो महत्वपूर्ण धरातल है, यहाँ से टेक ऑफ होने की व्यवस्था बनती नजर आती है। और आपने देखा भी होगा कि भारत में जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए, इसमें मेवाड़ को बहुत कुछ मिला है। एक उदाहरण आपके सामने रखूँ, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, वो मेवाड़ से होकर गुजरता है, उदयपुर से होकर गुजरता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अनुकूलता है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बारे में कहते हैं कि वो मारवाड़ जंक्शन से गुजरेगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंसर एरिया है, वो एरिया डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक है। तो हमारा अपना मेवाड़ उसमें आता है, थोड़ा आगे तक भी जाता है। बांसवाड़ा के जो पावर प्लांट बनने की संभावना बनी है, आगे बहुत तेज़ी से रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा जो रेलवे लाइन आ रही है, वो भी उसके तहत ही हुई। तो अनुकूलता जब बहुत कुछ हो गई, तो हमने ये भी देखा है कि शहर को बदलते हुए यहाँ पर शिक्षा को लेकर एक हब बना है, स्वास्थ्य को लेकर हब बना है, मेडिकल टूरिज्म बहुत तेज़ी से हुआ है, 5 स्टार होटल्स हमारे यहाँ पे बहुत हैं, प्रकृति की दूरी, हमारे पास झीलें हैं, यहाँ तक कि हमारे पास पिछोला और फतेह सागर तो है ही, लेकिन जैसलमेर का भी जो है जिस ढंग से टूरिज्म को लेकर काम होना चाहिए था, संभवतः वो कम है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ऐसे ढूंढ चलाना है, अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सेना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम आग्रह करते हैं, आप सभी, हम सभी स्टेक होल्डर हैं, आइडिया आपके पास है, आप हमें दें, हम कोशिश करेंगे जो इस बात को करता है, जो इस बात को कर सकता है, उस स्तर पर ले जाएं जिसमें विरासत के साथ विकास की संपूर्ण बातें होगी। और
ये जब काम करेंगे तो ऐसा मन में भाव आएगा कि सब लोग हमारा साथ दें। जब हम व्यापक हित की बात करेंगे तो सब लोग जुड़ते जाएंगे, तो जुड़ते जाएंगे तो वो भाव हमारे व्यवहार से ही है, जिसको बोलते हैं जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करता है। ये ईश्वरीय इच्छा है कि विकसित भारत तो होगा, लेकिन जब होगा तो हमें भी आनंद आना चाहिए, हमारा भी अपनी थोड़ा सा एक शेयर उसमें हो, हमारा अपनी भागीदारी हो, तो एक अच्छा रहेगा। तो हम विचारों को विशेषज्ञों से आमंत्रित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे IITians भी इसमें हैं, IIT के प्रोफेसर्स भी हैं, उद्योग जगत के भी लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं वो भी हैं, और आपकी तरफ से भी इसमें भागीदारी रहेगी। मुझे लगता है एक मोटी रूपरेखा इसमें आ गई है। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जयवंती प्रताप सेवा संस्थान और बाकी सारे लोग जो इसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें हम सभी हैं, आप सभी हैं, तो आप सभी को प्रणाम करते हैं, शब्दों को विराम देते हैं। एक नया कार्यकर्ता जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है और गवर्नेंस में जब जाता है तो ऐसा ध्यान में आता है कि विषय आगे बढ़ने चाहिए। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि पहला विषय हमने जल सेवन को लेकर किया, झारखंड का पानी कैसे इसमें आया है, तो हमने जब मुख्यमंत्री जी के लेवल पर बात की और ACS अभय कुमार जी के साथ बात की और बाकी सारे ऑफिसर जो जीरो लेवल पे काम करते हैं और अनुभव रखते हैं कि फाइल कहाँ चल रही है, क्योंकि मुद्दे सारे फाइलों के हैं और वो कैसे लगाना में बजट के ठीक टाइम पे जाके लास्ट ईयर सितंबर में इस विषय को आगे बढ़ाया तो 7,300 करोड़ के करीब इसमें सैंक्शंस आई। वो केवल इतना नहीं है कि पानी आएगा एक जगह से उठ के दूसरी जगह, रास्ते में पड़ने वाले लोग देखेंगे उनको क्या मिला, वो ईर्ष्या नहीं करें, कुछ लोग उसको मुद्दा नहीं बनाते। हमने ये कहा है कि रास्ते में पड़ने वाले एक दो नदी है, सुखली नदी और करमोई, उस पर 2 डैम बनेंगे छोटे, और एक वहाँ एक त्रिवेणी पड़ती है जिसमें लोगों की आस्था है, तो उसको विकास को लेकर करीब 50-60 करोड़ का इसमें एक प्लान बना है। बाकी रास्ते में आने वाले 12-13 तालाब हैं, वो भी समृद्ध होंगे। हमने ये भी कहा है कि जिनसे आता है पानी लोगों के साथ भी कनेक्ट करें और वहाँ उद्यानिकी का एक बड़ा हब बने। तो ये जो लगभग 80 किलोमीटर का ट्रैक है उस पर ये सारी चीज़ें होंगी। हमने एक हस्तक्षेप किया है। दूसरा, सीताफल को लेकर हमने बात की है, वो विषय आगे बढ़ा है और रोड सेफ्टी को लेकर 100 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है। कुछ विषय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सलोबर में मेडिकल कॉलेज का विषय आगे बढ़ा है, नवोदय विद्यालय का विषय आगे बढ़ा है, और उदयपुर से बांसवाड़ा जो अभी एक्सीडेंट प्रोन जोन है, वो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं इसमें जैसलमेर वाले क्षेत्र में, उसको हाईवे कैसे बना सकते हैं, तो वो विषय भी आगे बढ़ा। विषय आगे बढ़ा है, छोटी छोटी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन 3 विषय आपके सामने रखा। बाकी कुछ विषय हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और संभवतः प्रयास कोई ना कोई निर्णय अच्छा आएगा। लाइन को लेकर सर एक बात कह रही थी, आप बड़ी धरातल बड़ी चीज़ें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग जैसे पानी का मुद्दा, शहर में जो ओल्ड सिटी है, ये स्मार्ट सिटी में जो 24 घंटे पानी एक दिन पानी आता है, वो भी आधा घंटे से 4 घंटे दे रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात आपने टूरिज्म की करी, टूरिज्म में नाइट टूरिज्म की बातें पिछले 4-5 साल से हो रही है, लेकिन यहाँ शाम को 10 बजे के बाद कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट इतने लंबे टाइम से वो सिर्फ लोकली का चीज़ बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कभी ठेकेदार एजेंसी मार जाती, कभी को अभी 120 करोड़ का बजट पास हुआ है, वो भी अभी शायद वो बना ही नहीं है उसकी प्रोजेक्ट को तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे आम आदमी पूछ रहा है, जैसे विलेज टूरिज्म, वो केंद्र सरकार से जो एक विलेज का चयन हुआ है ना, वो वहीं तक रहेगा, पर कोई एजेंसी नहीं है जो वहाँ तक पर्यटकों को ले जा सकती। बिल्कुल, थैंक यू। आपने 3 विषयों, सबसे भारी मुद्दा है, बिल्कुल आपने 3 विषयों की तरफ संकेत किया। स्मार्ट सिटी परियोजना जब नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में जब देश के मुखिया बने तो उन्होंने एक आइडिया किया था, 100 सिटीज़ को लिया था। हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपये 1000 करोड़ के करीब यहाँ पे अलग अलग काम हुए। इश्यूज हैं, प्रेस के माध्यम से भी ध्यान में आते हैं, लेकिन जो बदलाव सिटी के अंदर देखा है वो बहुत बड़ा है। पार्किंग को लेकर हुआ, कुछ चीज़ें हुई हैं, आयड को लेकर हुई है, सैनिटेशन को लेकर हुई, सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ विषय जो रेगुलर बेस पर आएंगे, जैसे उससे संबंधित जो अधिकारी उनसे बात करेंगे, ये विषय समाधान की तरफ जाना चाहिए। हमारे पानी की उपलब्धता आपने कहा कि बहुत बड़ा विषय है। जब जैसलमेर को पिछले साल जोड़ा, जब देवास 1 और 2 और 3 और 4 की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े, 3-4 को तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो पानी की उपलब्धता रहेगी। हाँ, उसकी सप्लाई का अगर इशू है तो इसको ज़रूर देखेंगे और चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और जहाँ लेक सिटी हो और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है। सर अपन जहाँ बैठे तो स्मार्ट सिटी वार्ड है और यहाँ पे पहले 24 घंटे पानी की सप्लाई होती थी, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, वो भी
बाहर है बिल्कुल पता कर लेते हैं, इसका पता करते हैं। निश्चित से ये आपका टाइमिंग में इशू है सर, टाइमिंग का भी काफ़ी ज़्यादा निश्चित से आपने जो विषय जिस तरफ ध्यानाकर्षण किया, यही तो विषय वो है कि कोई बात है जिसका समाधान होना चाहिए, वो एक मंच देना। निश्चित से विषय विलेज टूरिज्म मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो बात करिए, पिछली सरकारों का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन माननीय भजनलाल की साथ जो सरकार है वो तेज़ी से काम कर रही है। आपने 5 साल का अनुभव है, मुझे लगता है कि 1 साल का तो भजनलाल की सरकार है, बाकी पहले वालों का तो उनको तो जनता ने जवाब दे दिया। जी सर, मेरा ये प्रश्न है, यही पानी वाला मामला, स्मार्ट सिटी और L&T कंपनी का एक एग्रीमेंट है पानी के लिए कि 24 घंटे मिनरल वाटर जैसा पानी देंगे। ये एग्रीमेंट हुआ 12 साल पहले। मैं भी पार्षद रहा, हमने इस विषय को बार बार उठाया, और अभी यह है कि वो L&T कंपनी लगभग सौंप रही है स्मार्ट सिटी को, लेकिन 12 घंटे 24 घंटे पानी देने की जगह वो एक दिन छोड़ के एक दिन दे रही है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि उसको पूरे एग्रीमेंट को निकालो आप। और दूसरी चीज़ ये है, अगर ये जो अधिकारी कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं वो कि साहब पानी कम है इसलिए हम 24 घंटे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक बार उनकी लाइनें वापरो तो सही, तो 24 घंटे आता नहीं आता। ठीक है, कुल मिला के स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ इश्यूज हैं, पानी वाला बड़ा इशू है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी बहुत जल्दी दिशा की बैठक भी हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इसको ढंग से विषय रखेंगे, अपने ध्यान रखेंगे करने का। आप एक बार कुछ करें, आप 2 प्रॉब्लम्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 एक सपना देखा है, और उसकी तरफ पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस अभियान में हम सभी जुड़े। हम मेवाड़ वागड़ इतिहास को लेकर बहुत समृद्ध हैं, विचारों को लेकर बहुत ही उज्ज्वल हैं, लेकिन सामयिक लोकतंत्र में विकास के जो भी आयाम हैं, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे क्षमतावर्धन हो, ये सारे विषय हमें तेजी से जोड़ने चाहिए। जब विकसित देश हो जाएगा तो हम सभी अपनी समस्याओं का निराकरण कर लें। इसके लिए आवश्यक है कि मेवाड़ के हम सभी जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे विद्वान जन हैं, हमारे ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जनजाति समाज से हैं, SC से, OBC, सभी को इसमें जुड़ना है। तो जब हम सभी इसके भागीदार हैं, तो हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी समस्या है, उसका संभावित निराकरण है, यदि हम उन सबके सामने लाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाओं के साथ इसको जोड़ें, दूसरे जो भी इसमें काम करें उनके साथ जोड़कर उनका निराकरण करें। संभवतः यही विकसित भारत का जो अंतिम लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कायम है। मुझे लगता है इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर संवाद हमने रखा है। अभी 8 जून को अटल बिहारी वाजपेयी सभागार सेक्टर 5 उदयपुर में आप सभी पधारे, अपने आइडियाज़ दें। उसमें हम विचारों को संकलित करके उसके संभावित समाधान है उसको लेकर प्रयास करेंगे, जो इस पर काम कर सकता है उस अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे। इसके लिए ये संवाद है। ट्रिपल टी का नवाचार उदयपुर के लिए, इसके बारे में थोड़ा देखिए, ट्रिपल टी हमारी ताकत है। आप देखेंगे टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है, विरासत के साथ विकास और बाकी सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं। और यदि एक पर्यटक आता है तो करीब 10 लोगों को रोजगार देकर जाता है और हमारे यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। पहला टी टूरिज्म है। दूसरा ट्राइबल है। जब ट्राइबल में आप देखेंगे कि यहाँ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्षमतावर्धन हो, खेती अच्छी हो, गाँव ठीक ठाक हो, जो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा जनजाति उत्पन्न अभियान है वो अच्छे से हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण हो, ये सारी बातें हमें सामने दिख रही है। तो दूसरा टी ट्राइबल है। तीसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समृद्ध हैं। भारत का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और सरणी चतुर्भुज दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। भारत के गिने चुने शहरों में हमारा नाम है, उसको लेकर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की रेल दक्षिणी भारत से जुड़ चुकी है, ब्रॉडगेज हो गया, और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और आगे जाकर यदि हम इसमें कुछ नया आयाम जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, ट्रेड को जोड़ेंगे, और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी मिलेगी उसको जोड़ेंगे,
तो जो नए 3 T's हैं वो इसमें ताकत दें। पॉलिटिकल सवाल था, एक बीटीपी विधायक उसके रिश्वत देते पकड़े गए और उसके बाद में उनकी नकली मार्कशीट और ये सारी बातें इस पर क्या करें? बीटीपी बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे, वो अंग्रेजों और पादरी वेरियल एल्विन का एक बिछड़ा हुआ छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोज, वो सारे इनके संसाधन हैं, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ में गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा चल रहा है और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं बनी है या फिर अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइडेड रूल करते थे लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए। विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोपीय विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियल एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेपाल का जो क्षेत्र है उसको बनाया और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का जो काम है, मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपने संस्कृति पर बने रखने के लिए ज़रूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रुकना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार में प्रयास कर रही है। और जो डीलिस्टिंग मूवमेंट है, 22 राज्यों में 720 जनजाति समाज के लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम के लोग हैं वे माइनॉरिटी हैं, वे एसटी में क्यों हैं, इसमें संसद अपना कानून बनाए, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है ये उचित है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम सभी राजनीतिक दल एक है, लेकिन देश के अंदर हम सभी राजनीतिक दल आपस में आरोप लगा रहे हैं, उसको आप केवल वोट की राजनीति है। देश को सबसे पहले यदि हम रखेंगे तो ऐसा ध्यान में आ गया कि हम सभी भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान में जो कहा गया वो हम होंगे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथी वो अपना नैरेटिव बनाने के लिए वो भूल जाते हैं कि देश सबसे पहले, देश कीमती है, देश की सुरक्षा कीमती है। वो केवल अपना वोट बैंक काम करने के लिए केवल ऐसा नैरेटिव देते हैं जैसा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। मुझे लगता है उनका थॉट प्रोसेस ठीक करना चाहिए और जिस प्रकार से ओरिजिनल कांग्रेस हुआ करती थी वैसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गांधी को भी छोड़ दिया, गांधीयन जो मेथड है उसको भी छोड़ दिया। ये केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई और इस कारण ये केवल अपना एक भ्रम फैलाने के लिए और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। एक बात हम पत्रकारों के हितों के लिए, अब तक हर केंद्र सरकार पत्रकारों के लिए वेक बोर्ड गठन करती आई है, लेकिन इस बार 2021 में जो वेक बोर्ड गठित होना था वो नहीं हो पाया। क्या पत्रकारों के लिए वेक बोर्ड गठन करने के लिए मोदी सरकार सोचेगी? देखिए, पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हम सभी चाहते हैं कि ये जो चौथा स्तंभ है इसको ताकत मिले। आपका विषय है, आप एक बार जानकारी लाएं, हम प्रयास करेंगे, उसी स्तर पर इसकी कार्रवाई करेंगे और आपके हितों के लिए लड़ेंगे। 2025 आधा निकल चुका है, आप बताइए इसको विषय समाधान के लेवल पर लाइए।